वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। और अब तक हमने काफ़ी सारी क्लासें ली हैं और सारी क्लासों में हमने काफ़ी डिटेल में हर एक पॉइंट को लेकर, हर एक क्षेत्र को लेकर हमने बात की। आज से हम शुरू करेंगे हमारे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को समझना, इनके आंकड़ों को लेकर कि क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की वृद्धि हो रही है और किस प्रकार हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो पिछड़ता जा रहा है। सबको लेकर चर्चा करनी है, तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले जो हमारी सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या है और किस प्रकार काम करता है। काफी बार प्राथमिक क्षेत्र को लेकर डिटेल में हमने बात कर रखी है हमारी पिछली क्लासों में। आप जाके हमारी सारी क्लासें देख सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ होता है कि जो नेचुरल चीजें होती है, जो नेचुरल थिंग्स होती है हमारे सामने, उनका उत्पादन करना। ऐसा नहीं है कि किसी फैक्ट्री में डायरेक्ट आप किसी चीज को डाल दोगे, नहीं डाल सकते जब तक कि उसको या तो उगाया नहीं गया हो, या जमीन से निकाला नहीं गया हो, या पानी से प्राप्त नहीं किया गया हो। समझ रहे हो ना बात को? देखो, या तो आप मछलियां पकड़ोगे जो एक नेचुरल चीज है, या फिर आप खेती करोगे, फसल तैयार करोगे, या फिर आप खनन क्षेत्र से कोयला, जो भी धातुएं प्राप्त करोगे, जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, टीन हो गया। तो या तो आप खनन करके गड्ढे खोद के आप चीज़ों को निकालोगे, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगी। या फिर आप जंगलों से औषधियाँ प्राप्त करोगे, शहद प्राप्त करोगे, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगी। या फिर आप समुद्र जो जीव हैं उनको प्राप्त करोगे। मछलियाँ ही नहीं है, काफ़ी सारे जीव है जिनसे प्रोटीन प्राप्त होता है, आप उनको पकड़ने का काम करते हैं। तो वो फिर विदेशों में जाती बिकती है, तो इससे भी हमारे देश में काफ़ी आय होती है। तो एक ही चीज़ वो हो गई। तो जल से, या जंगल से, या खेतों से, या जमीन के नीचे से, इन चारों जगहों से हम जो प्राप्त करते हैं, जो वस्तुएं प्राप्त करते हैं, उनको हम किस में रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में उसको हम शामिल करते हैं। तो हम यहाँ पे सीधी डेफिनेशन में चीजें लिख सकते हैं। काफी सारी चीजें आती है लेकिन हम चीजें लिख सकते हैं। देखो, एक हम लिख सकते हैं कृषि, जो यहाँ इसका सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी कृषि के साथ अलग से नहीं होगी वो चीजें, वो ध्यान रखना। कि मतलब कि खनन में काम करने वाले लोग खेती नहीं करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनके पास खेत होंगे, अब काफी सारों के पास नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन खेत होंगे ये फिक्स है कि खेत रहते हैं। अब मछलियां पकड़ने वालों के पास खेत नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता है। जो वनों में रहते हैं वो, उन लोगों के पास खेत नहीं होंगे, ये भी नहीं हो सकता है। चाहे कम मात्रा में हो लेकिन खेत तो होंगे। इसीलिए इस कृषि को तो मेन रखा गया है इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन इसके साथ खनन हो गया, वन हो गए, या मत्स्य पालन, या आप जंगल जल कह सकते हो। इस सबसे आसान डेफिनेशन यही है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल की जाती है वो चीजें ये है। अब हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, उसके अंदर लगभग 16%, 16.3% का योगदान कृषि क्षेत्र देता है। किसके अंदर? जीडीपी के अंदर। कितना परसेंट योगदान देता है? 16.3%। ये क्या है? जैसे हमारा देश 16 रुपए की आय प्राप्त कर रहा है, मतलब कि हमारे देश ने एक साल के अंदर 16 रुपए कमाए। चाहे वो टैक्स के माध्यम से कमाए हो, चाहे वो आलू बेच के कमाए हो, चाहे किसी भी प्रकार से कमाए हो। अब देश कैसे कमाएगा? बार बार क्वेश्चन, राजनीतिक रैलियों में आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ना बार बार कि भारत माता क्या है, भारत माता क्या है। तो भारत माता है जो भारतीय लोगों का समूह है। तो हर एक व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये भारत माता ही है। ठीक है, इस तरह के हम कह सकते हैं, क्योंकि लोगों से मिलकर, भारत के लोगों से मिलकर ही ये देश बना है। तो भारत माता का सीधा अर्थ वही निकलता है। तो यही चीज है कि हमारा देश 100 रुपये कमा रहा है, इसका मतलब कि हमारे देश में उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो लोग पैसे कमा रहे हैं। अब जो लोग ठाले बैठे हैं घर पे, उनकी बात नहीं है। जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो लोग आय प्राप्त कर रहे हैं, फिर सरकार को टैक्स दे रहे हैं, या उन जिनको सैलरी मिल रही है, जैसे डॉक्टर हो गए जिनको हम, वो हमें ज्ञान देते हैं, हमको पैसे देते हैं। जैसे किसान हो गए, जैसे मजदूर हो गए जो दिन दहाड़ी पे काम करते हैं, या जो लोग फैक्ट्रियां चलाते हैं वो लोग हो गए। तो सारे लोग मिलकर एक देश बनता है। उस देश में जो लोग पैसे कमा रहे हैं, उनमें से 16%
16.3%, मतलब कि लगभग 16 रुपये या 17 रुपये 100 में से इन चारों जगहों से आ रहे हैं। इन चारों जगहों से आ रहे हैं, या तो वो मछलियाँ बेच के पैसे कमा रहे हैं, या फिर वो अ, वनों से प्राप्त कर रहे हैं, औषधियाँ बेचकर, लकड़ियाँ बेचकर, या फिर वो उन चीज़ों को बेचकर, शहद बेचकर, ठीक है, या फिर वो खनन क्षेत्र, गड्ढे खोद के अंदर से धातुएं निकाल कर, या फिर वो कृषि करके। अब सोचो, समझो इस बात को, कृषि मेन क्यों है, इसको भी आप समझ लेना। आपको जाना पड़ेगा आदि मानव के काल में। आप सोचिए कि शुरुआत में जब इंसानों ने रहना शुरू किया था, झुंड बनाकर एक साथ रहना शुरू किया था, उनके पास एक चीज थी, और वो था पत्थर। क्या था? पत्थर। अब आप सोचिए, वो गड्ढे खोद सकते थे क्या? नहीं खोद सकते थे। वो सिर्फ इन पत्थरों के माध्यम से हल्की हल्की लाइनें खींच सकते थे जमीन के ऊपर, और उनमें बीज डाल सकते थे, और उन्हीं बीज के माध्यम से वो फसलें तैयार कर सकते थे। तो वहीं से ये कृषि चली आ रही है। मतलब सब इनमें से सबसे आसान तरीका है खेती करना। इससे पहले वो शिकार कर रहे थे। अब मान के चलना कि शिकार भी इसी का हिस्सा है। जैसे हम मछलियां पकड़ रहे हैं तो हम शिकारी तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मछलियां पकड़ रहे हैं, शिकारी कर रहे हैं। लेकिन इस पे बैन लगा दिया गया है पूरी तरीके से। बाकी अगर शिकार में बैन नहीं लगाया जाता तो कृषि से पहले हम प्रमुखता शिकार को ही देते। हमने प्रजातियां खत्म कर दी, हमारे देश की लाखों प्रजातियां खत्म कर दी हमने शिकार कर करके। तो हम समझ सकते हैं। तो जो हमारा मेन है वो क्या है? कृषि है, ठीक है। उसके बाद जब हमने तांबा बनाना शुरू किया, अ, जो ताम्र पाषाण काल जिसको कहा जाता है, फिर लोहा प्राप्त किया महाजनपद काल में। उसके बाद निरंतर हम जब बढ़े, और जब हमने लोहा प्राप्त कर लिया, उसके बाद तो हमने जैसे एक घड़ी जीत लिया भारत के लिए। उसके बाद ये सारी चीजें होने लगी, ये हो गया, ये हो गए, ये हो गए, गड्ढे खोद के फिर प्राप्त करने लगे। तो ये कृषि क्षेत्र है, और कृषि को प्रमुख इसलिए माना जाता है कि ये आदि मानव काल से ही चला आ रहा है। आगे देखते हैं हम। 16.3% पैसे कमा रहे हैं। कितने लोग हैं इनमें शामिल किए जाते हैं? वो है लगभग 46.1% लोग। 46.1% लोग ऐसे हैं जो कितने रुपए से रुपए कमाते हैं? 16 रुपए कमाते हैं। मतलब कि मान लो कि 16 रुपए इन लोगों में बांटे जाए, 16 रुपए इनको मिलते, सॉरी, 46 लोगों को महज 16 रुपए मिलते हैं 100 में से। बाकी सारे रुपए अलग दूसरे क्षेत्र में मिलते हैं। ये लोग इतने ही मतलब पैसे कमा सकते हैं। अब देखो मिलते कैसे हैं। ये लोग मेहनत करेंगे, चाहे कहीं पे भी काम करो, ये लोग काम मेहनत करेंगे। अब कहीं का मतलब है कि इन चार क्षेत्रों में से कहीं पे भी काम करो, ये लोग मेहनत करेंगे, फिर इनके प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। या तो वो विनिर्माण के लिए जाएगा, या फिर वो सेवा क्षेत्र में चला जाएगा। जैसे कि मछलियां डायरेक्ट खाने को चली जाती है, उनका क्या विनिर्माण हो रहा है? तो या तो वो सेवा क्षेत्र में जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाएगी चीजें, या फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी। तो उनसे प्राप्त आय है, तो उस क्षेत्र में 46 लोग काम कर रहे हैं, मान लो 100 में से 46 लोग, और उनको कितने रुपए मिल रहे हैं? मात्र 16 रुपए। अब इसकी तुलना करो आप सेवा क्षेत्र के अंदर। 55% है। मतलब सेवा क्षेत्र के अंदर 55 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए? 55 रुपए मिल रहे हैं। 46% तो इधर ही आ गए। फिर द्वितीय क्षेत्र में है 12.1 करोड़ रोजगार वहां पे दिया जाता है। और उसके बाद जो बचे हैं, काफी कम लोग बचते हैं। उन काफी कम लोगों में से सेवा क्षेत्र की आगे बात करने वाले हैं। उन काफी कम लोगों में 55 रुपए यहाँ चले जाते हैं। मतलब ये आधे हैं, आधे देश के उनके पास आधे रुपए भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे इतने जा रहे हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र की जब बात करेंगे तो आंकड़े देखेंगे हम। तो 46.1 रुपया, 46.1% लोगों को कितने? मात्र 16 रुपए मिल रहे हैं। इसीलिए तो सरकारें कृषि पे ध्यान नहीं देती है। इसीलिए तो एमएसपी मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर अब 40% लोग, मतलब कि 70 करोड़ लोगों के लिए एमएसपी जरूरी कर दिया, एक परिवार में 5 लोग भी मान लीजिए, तो लगभग 5 या 10 करोड़ परिवारों को एमएसपी देना तो जरूरी तो है, देनी तो पड़ेगी, कभी न कभी देनी तो पड़ेगी। सरकार चेंज होगी तो देगी, वो वादा कर रखा है। लेकिन इनको देना मतलब बहुत बड़ी मीटिंग करनी पड़ेगी इनके साथ। 23-24 जो फसलें हैं उन पे इन चीज़ों को लागू करना। फिर सरकार जो रैलियां करती है चुनाव में, उनको बंद करना पड़ेगा, बाकी पैसे नहीं बचेंगे। तो ये चीज़ें हैं। 46 पॉइंट। उसके बाद है कि जो अभी वर्तमान में ये 16.3% है। देखो
अभी जो रिपोर्ट आने वाली है 2025 के अंदर, उनमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि 19.3% का योगदान हो जाए। ये आधार वर्ष है, ये 2016.3 जो है ये आधार वर्ष माना जाता है कि 2011 से चला आ रहा है। 2011 के बाद चाहे कोई भी उतराव चढ़ाव हो, हम उस महंगाई को नहीं देखेंगे। या तो महंगी होगी चीजें या चीजें सस्ती होगी, तो हम उस महंगाई को नहीं देखेंगे, ना उस सस्ती हुई चीजों को देखेंगे। बस हम 16.3 ही रखेंगे, ठीक है। एवरेज तो हम 16.3 हिस्सा मानते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी बढ़ोतरी होगी और 19.3% बढ़ेगा। 16.3 है कि जो कोरोना आया था उसके कारण काफी कमी हो गई थी, लेकिन कृषि क्षेत्र में वृद्धि होती रही थी, उस वक्त भी होती रही थी। आधार वर्ष अगर हम देखें तो 16.3 है, लेकिन अगर प्रचलित मूल्य पे, यह स्थिर मूल्य पे, अगर प्रचलित मूल्य पे हम देखें तो 16.3, जो अभी महंगाई बढ़ी है उसके कारण कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि हमको देखने को मिलती है, तो 16.3 हो गया। इसमें महंगाई नहीं जोड़ी जाती है, बस इतना है, और इसमें महंगाई भी जोड़ ली जाती है। जैसे कि 2020 के अंदर जो टमाटर थे वो 10 रुपए में मिल रहे थे आपको, अब 2025 चल रहा है तो टमाटर 15 रुपए में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई आप देखिए, 1.5% की वृद्धि हो गई। तो 1.5% की वृद्धि, तो 0.5% वृद्धि देखने को आपको मिली। तो यहाँ पे कितनी, 3.5% की वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। 16.3 है तो 3% और 3.2% की वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे वृद्धि जोड़ा जाता है, जीडीपी के अंदर टैक्स वैक्स सबको शामिल कर लिया जाता है और फिर वृद्धि निकाली जाती है, जिसमें हमें 19.3% मिल रहा है। आगे बात करते हैं। लिख सकते हो, ये तो है स्थिर मूल्य, यह है प्रचलित मूल्य। आगे है कि एक और है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी कि 10 लोगों का काम है, वहां पे 20 लोग खड़े हैं। 10 लोगों का कोई काम ही नहीं है, पानी आनी पिला रहे हैं खेतों के अंदर, या मछलियां पकड़ने गए तो 4 लोग वहां पे खड़े होकर मछलियां देख रहे हैं कि कैसे पकड़ते हैं, ठीक है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। उनको कहते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। 2016 से लगाकर 2023 तक 5% की वृद्धि होती रही इस क्षेत्र के अंदर, लगभग 5% की वृद्धि हमको देखने को मिलती है। अगर हम डिटेल में जाके देखें तो 5.23% की वृद्धि हर साल हमको देखने को मिल रही है कृषि क्षेत्र के अंदर। लेकिन दूसरा जो क्षेत्र है वहां पे हमको ज्यादा वृद्धि, वहां पे 6.24% की वृद्धि देखने को मिल रही है। इसलिए ये परसेंटेज है जो 100% ओवरऑल में बढ़ नहीं पाते हैं कृषि का, इसलिए कम होता जाता है। यहाँ पे 6.24 की देखने को मिल रही है दोनों क्षेत्रों में, और कृषि क्षेत्र में हमको कितनी, मात्र 5.23% ही देखने को मिल रही है। तो इसके कारण होता क्या है कि इनकी, इसकी भी, कृषि क्षेत्र की भी वृद्धि हुई, लेकिन वहां पे उन क्षेत्रों की वृद्धि ज्यादा हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा हो रही सेवा क्षेत्र की वृद्धि। हमारा पॉइंट है कि सरकार का सुरक्षा कवच एमएसपी और आय की गारंटी। 2018-19 में सरकार ने वादा किया था, किसानों से वादा किया था कि आपकी जो फसलें हैं, जितना भी खर्च आपको आता है एक फसल तैयार करने के, 2018-19 के अंदर जो बजट पास किया था 2018-19 में, उसके अंदर जो भी आपको खर्च आता है, उस खर्च को लेकर, जो आपकी फसलें हैं जितने आपने खर्च किया, उसके बाद हम 1.5 गुना आपको कीमतें देंगे, फसलों की कीमतें देंगे। मतलब कि एमएसपी देने की बात की, कितनी, 1.5 की। लेकिन ये वादा वादा का वादा ही रह गया। काफी सारी फसलों पे दी जा रही है, लेकिन कानून नहीं बनाया गया अभी तक। तो ये 2019, 18-19 में वादा किया गया था सरकार के द्वारा, बजट में उनको रखा गया था, एमएसपी निर्धारण व्यवस्था करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जिनको हम समझते हैं, फिर हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है वो खत्म हो जाएगा। हमको मत्स्य पालन देखना है थोड़ा सा, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, ध्यान से इस चीज को समझना, काफी शानदार तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, कृषि है, खनन है, वन है, मत्स्य है, या जल से जो प्राप्त चीजें आप कर रहे हो वो है। क्या सिर्फ कृषि पे निर्भर रहकर ही हम पूरे जीवन को निकालेंगे, या फिर हमको नए तरीके सोचने पड़ेंगे, नई तकनीकें यूज करनी पड़ेगी? क्या हम पुरानी तकनीकों के माध्यम से ही कृषि करते रहेंगे, या हम कृषि के साथ कुछ अलग क्षेत्रों में भी जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया? क्या
काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ की जा सकती है और इसको लेकर ही सरकारें बढ़ावा दे रही है। चाहे किसी स्टेट की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, वो चाहती है कि लोग कृषि क्षेत्र से बाहर निकलें। ये जो 46% की जो आबादी है, सरकार इसको कम करना चाहती है। जब ये कम होगा हिस्सा, तो यहाँ पे मान लो कि अभी 70-80 करोड़ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं कृषि के अंदर, जिनको ना तो आय मिल पा रही है ढंग से, असंगठित क्षेत्र में फैले हुए हैं काफ़ी सारे, ठीक है। अब इतने लोगों को एक साथ सरकार सिर्फ 5 किलो राशन दे सकती है, उनको पैसे नहीं दे सकती है। चुनाव में जो वादे किए जाते हैं कि आपके खातों में 2,500 महीने के डालेंगे, 10,000 महीने के डालेंगे, ये सिर्फ एक हवा है। पैसे इतने नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि निरंतर जनसंख्या का बढ़ना और एक परिवार को हर महीने 10,000 रुपये देना, ये छोटी बात नहीं है। ये बात सिर्फ ये वादे हैं, ये सच नहीं हो सकते हैं। सरकार क्या करेगी फिर? जैसे ही चुनाव जीतेगी, कानून बनाएगी, उनमें एक लिस्ट तैयार करेगी कि देश में गरीब कितने हैं, गरीबी रेखा से कितने, उनकी लिस्ट तैयार करेगी। आधे नाम तो वहीं काट दिए जाएंगे, फिर आधे नाम काट दिए जाएंगे, फिर जो बचेंगे उनमें से काफ़ी सारे नाम सरकार लिस्ट में नहीं डालेगी और फिर लोग दौड़ते फिरेंगे डलवाने के लिए, और कुछ लोगों के खातों में पैसे आएंगे। सरकार वादा करेगी कि हमने इतने करोड़ लोगों के खातों में पैसे डाल दिए। ये स्थिति होती है। तो 46% की आबादी को कम करना सरकार का सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, ताकि ये लोग जब कम हों यहाँ पे, तब इनको संगठित क्षेत्र की तरह इनके लिए नियम बनाए जा सके, इनकी जो आमदनी है दिन की, वो फिक्स की जा सके, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सके। लेकिन वो कब होगा? जब ये क्षेत्र में जो दबाव पड़ रहा है वो कम होगा। आप देखिए कि सरकार को मात्र 16 रुपये मिल रहे हैं, 100 में से 16 रुपये मिल रहे हैं। कितने लोगों के द्वारा? 46 लोगों के द्वारा। इधर देखिए 55 लोग हैं, 55 लोगों के द्वारा कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 55%। मतलब कि आप सोचिए कि अगर 1 लाख रुपए कमाता है हमारा देश सभी क्षेत्रों से मिलकर, तो 55,000 रुपये तो सिर्फ सेवा क्षेत्र दे रहा है। 55,000 रुपये से ज़्यादा तो सेवा क्षेत्र दे रहा है। 55 या 60,000 रुपये, तो आप सोचिए फिर कि ये कृषि क्षेत्र की हालत क्या होगी हमारे लिए। तो ये बात है कि इनको कम करना चाहते हैं, इसीलिए सरकार ने कहा कि 1.5 गुना हम एमएसपी देंगे। एक बार इनको लिख लीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, यहाँ तक हमने बात की। अब हमको समझना है कि इन चारों क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है जीडीपी में। तो ये मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो है, ये लगभग 13.67% पिछले 2011-12 से लगाकर 2023-24 तक, 22 कहाँ तक है इसका, 22-23 तक 13.67% की वृद्धि कर रहा है ये क्षेत्र। CAGR जो रिपोर्ट है उसके अंदर, इसमें क्या होता है कि 2011-12 का आधार वर्ष मान लिया, उसके बाद हम आगे बढ़े तो मान लो कि 2012 के अंदर, 2011 को आधार वर्ष माना, 2013 के अंदर हमने देखा कि ये जो मत्स्य पालन जो क्षेत्र है ये कट गया है। मतलब 13% था, ये कितना हो गया? 8% हो गया। 2015 के अंदर इसने वापस छलांग लगाई, 15% चला गया। 2017 के अंदर वापस कम हुआ, वापस 13% आ गया। तो इस तरह हम देखते हैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? 2023 में हमको कितना मिला? तो CAGR के अंदर यही देखा जाता है कि उस कहाँ तक पहुंचा है वो। तो हमको पता चलता है कि 13 टोटल एक साथ एवरेज निकाल लिया गया, तो 13.67% की हर साल ये वृद्धि करता हुआ हमको दिख रहा है। कौन सा क्षेत्र? मत्स्य पालन। अब दो चीजें हैं कि कृषि क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक जीडीपी में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो हम कह सकते हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 8.8%। अब आप देखिए आंध्र प्रदेश की स्थिति कहाँ पे है? समुद्र किनारे, और सबसे ज्यादा योगदान मत्स्य पालन का यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा उठाया, और इसके कारण भारत के अंदर सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य कोई रहा पहले नंबर पे, तो वो 8.8% के साथ कौन सा? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, जो लगभग 6.3%। MP 6.3%।
6.3% का योगदान किसने दिया है? मध्य प्रदेश ने। वहाँ पे अफ़ीम काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे खेती के लिए ज़मीन भी अच्छी है, विंध्याचल कगार भूमि हमको मिलती है, नर्मदा नदी हमको मिलती है, काफ़ी सारी नदियाँ वहाँ पे मिलती है, अच्छी खासी बारिश होती है, तो वो खेती के लिए काफ़ी अच्छी ज़मीन है। तो हम कह सकते हैं कि वन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वनों की मात्रा भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ से प्राप्त औषधियाँ, शहद, उसके बाद खेती और फिर ये अफ़ीम का जो क्षेत्र है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एमपी सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला दूसरा राज्य है भारत के अंदर। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश जो सबसे अग्रणी रहा है कृषि क्षेत्र में योगदान देने वाला, कितना है? 8.8%। तो ये कृषि क्षेत्र था हमारा जिसको लेकर हमने बात की। समझ में आया हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताना कि समझ में आई ये चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।